नमस्कार दोस्तों। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, बक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है, वह काल विचारे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं और कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर कालजाई कवि थे और उनकी कविताओं ने देश में एक दुंदुभी बजाई थी। राष्ट्र कवि जो है, जिस तरीके से उन्होंने दिनकर जी ने कहा, और वो कभी किसी को नहीं बख्शते थे, लेकिन कभी किसी की चाटुकारिता भी नहीं करते थे। सच बोलते थे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। यह पंक्तियां। अब इसी पर बात शुरू करता हूं, जो हालात है उन्हीं पर आता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत की राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है वह वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित, और यह किसी दूसरे देश के लिए खतरा पैदा नहीं करता। उन्होंने आगे कहा, इसलिए यहां कोई हिटलर नहीं हो सकता। अगर कोई होगा तो देश के लोग उसे उखाड़ फेंकेंगे। तो इस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने ये बात कही, लेकिन क्या उनका मात्र संगठन और उसके अलावा उनका राजनीतिक संगठन और उनके तमाम अनुषांगिक संगठन इस परिवार को, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है, उसका पालन कर रहे हैं? जब आप ये देखेंगे तो आपको याद आएगा कि किस तरीके से अपनी पुस्तक में उनके पूर्वज जो है जिस तरह से लिखते हैं, उसको आप देखें। वो निश्चित रूप से उन्हें उनके लोग वीर सावरकर कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में जो लिखा, उसमें लिखा कि दूसरे धर्म की बेटियों के साथ में बलात्कार करो। उसे उन्होंने जायज ठहराया। बताइए, क्या इस विचारधारा के लोग परिवार के हो सकते हैं? क्या अपने परिवार की बेटियों से कोई बलात्कार की बात कह सकता है? शायद नहीं, कभी नहीं, भूले से। तो यही है। और उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए लोगों ने गुजरात में बिल्किस बानो और उसके पूरे परिवार को लज्जित किया, नंग किया। उनके परिवार को, बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को पेट में ही मार डाला, 3 महीने की बच्ची को। और उसके बाद बिल्किस बानो के साथ में उन्होंने 11 लोगों ने, और टोटल संख्या 14 बताई गई थी, जो 14 लोगों ने बलात्कार किया। परिवार के 4 सदस्यों को मार डाला, उसके अलावा तमाम सारे लोगों को मार डाला। और उसके बाद उन्हें जब अदालत बड़ी मुश्किल से सजा सुना पाती है, बड़ी मुश्किल से चीजें सबूत जुटा पाते हैं, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार, जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो बचाने में जुटी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सबूत निकले और उसके आधार पर सजा हुई। और सजा के बाद में वही नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने उन्हें रिहा कर दिया, माफ कर दिया, उनके अपराध को बड़ा छोटा बताया। और उसी पार्टी के नेता जो है कहते हैं कि अरे वो तो बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। आप सोचिए, यदि बलात्कारी लोग अच्छे हैं, हत्यारे लोग अच्छे हैं, तो फिर उस देश का, उस प्रदेश का और वहां पर कोई परिवार की बात करना कैसे जायज? इससे बड़ा और गुनाह कोई नहीं हो सकता। ये समझिए,
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पे कल जो बिल्किस बानो केस के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है, उसमें कहा है कि उनकी रिहाई एकदम सही है। गुजरात सरकार ने बिल्कुल सही किया है, समय से पहले रिहाई से जुड़े नियमों का उन्होंने पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि उनकी रिहाई से जुड़े 1992 के नियम लागू होंगे। इसी बात का जवाब देते हुए बिल्किस बानो के दोषियों ने अपने हलफनामे में कहा कि नियमों का पूरा पालन किया गया है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्या है। तो साहब, जिस दिन आपके ऊपर जो चीज लागू की जाती है, उस दिन जो कानून लागू होता है वही माना जाता है। ये इसके बाद में आप अभी 2 दिन पहले ही खुल के सामने आया कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता है मिस्टर आर्या, उनके बेटे ने वहां रिसेप्शनिस्ट से अपने जो उनका वो था, होटल था और रिजॉर्ट था, उसमें उन्होंने जो वो थी रिसेप्शनिस्ट थी, उस 19 साल की लड़की से को देह व्यापार में ढकेलना चाहता था और वो नहीं मानी तो उसे नहर में फेंक दिया, क्योंकि उसे सारा सच पता चल गया था। आप समझिए, क्या यह उचित था? और क्या यही परिवार है कि अपने परिवार की लड़कियों की आप क्यों हत्या कर रहे हैं, इस तरीके से उन्हें देह व्यापार में ढकेल रहे हैं? यदि यही परिवार है तो आप तो दल्ले हुए, वही दल्ले जो वेश्याओं के कहे जाते हैं, जो उन लड़कियों को बेचते हैं, उन्हीं के पैसे से खाते हैं, उन्हीं बेटियों के उससे वो करते हैं। आप इस बात को समझिए। इसके पहले भी कोई एक पहला केस नहीं है, इसके पहले जितने केस आए हैं, हाथरस में जो केस आया जहां गैंग रेप हुआ, आरोपी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बचाव में उतरी। और इस केस में भी आप देखिए, उत्तराखंड वाले में जो सबूत नष्ट करने का काम किया गया, बुलडोजर चला के उस जगह को जहां पर सबूत थे, जो केस प्रॉपर्टी थी, उसे ही नष्ट कर दिया गया, जिससे सबूत ही नहीं जुटाए जा सके, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने मुताबिक करा ली। तो यही स्थिति है। इसके बाद आइए आप यदि देखेंगे कि किस तरीके से शाहजहांपुर में हुआ था और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने किस तरीके से एक बच्ची के साथ में किया और उसके साथ जो जो वो कर्म करते रहे, और जब उसने खुलकर उसका विरोध किया और चीजें सामने आई, रेप का मामला सामने आ गया, तो उस स्थिति में वहां पर जाके मुख्यमंत्री, भगवाधारी मुख्यमंत्री बैठ जाता है और सारा सरकार प्रशासन सब कुछ एक हो जाता है और उन्हें बचाने में जुट जाता है। उस बच्ची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और क्या होता है? बच जाती है, क्योंकि वो टूट जाती है, उसका परिवार, सब कोई जेल में आ जाता है। 4 तारीख 6वां महीना 2017 की है, रात 8 बजे की। मोहल्ले की शशि सिंह पत्नी हरिपाल सिंह मोहल्ले के ही कुलदीप सेंगर के पास हमको ले गई थी। प्रार्थनी के साथ कुलदीप सेंगर ने रेप किया। प्रार्थनी के साथ रेप किया। जब प्रार्थनी ने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कुलदीप सेंगर ने। कहने लगे, अगर अपने घर में किसी को बताओगी तो तुम्हारे पूरे परिवार वालों को जान से मरवा के फेंकवा दूंगा। आप इसको समझिए। इसके बाद आइए, उन्नाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने गैंग रेप किया, और जब रेप किया तो बचाने में सरकार लगी रही और 1.5 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, सब कुछ हुआ। उसके बाद में जब प्रियंका गांधी गई, सारा सब कुछ हुआ, उसके बाद में कहीं एफआईआर दर्ज हुई? यही चीज वहां पर हुई थी हाथरस में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सब गए, तब कहीं एफआईआर दर्ज हुई। जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता थे वो भी चुप थे, क्योंकि उनके लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। ये स्थिति। इसके बाद आप आगे प्रयागराज में जो हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए थे। कौशाम्बी में जो हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए थे। इसके पहले आगरा में जो हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए थे। इसके पहले आप देखिए तो मतलब जितने मामले देखेंगे उसमें लगातार ये आएगा। और अब तक जितने केसेस आए हैं रेप के, और उनमें जितने मामले आए, और ये सिर्फ यूपी में नहीं है, यूपी के बाहर के राज्यों में भी यही स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो, सवाई माधोपुर जिले में क्या था? पूरा गैंग चला रही थी भारतीय जनता पार्टी की जो नेता थी वो। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में पूरा
देह व्यापार का गैंग चला रहे थे। इसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से मिजोरम में वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष पूरा बच्चों के यौन शोषण का गैंग चला रहा था, उनके बनाने का गैंग चला रहा था। इस तरह से जितने खुल के आ रहे हैं उन सब में कौन आ रहा है सामने? भारतीय जनता पार्टी के लोग। इससे आप समझिए। और उसके बाद उन्हें बचाने के लिए हर कवायद की जाती है, हर स्थिति। जब यह स्थिति होती हो तो कौन सा परिवार, क्या मोहन भागवत इसी परिवार की बात करते हैं? और इसीलिए शायद उन्हें बचाने के लिए उतर आते हैं। और अदालतों की क्या कहें, अदालतों की स्थितियां तो इतनी खराब है कि अदालतें नौकर बन गई हैं और नौकर बन के उसको काम करती दिखाई देती है। इसका आज सबसे बड़ा उदाहरण है कि कल जो है जो कानून मंत्री है देश के, किरण रिजिजू, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, उन्हीं के सामने कहा न्यायपालिका को अपनी हद में रहना चाहिए, अपनी बाउंड्री में रहना चाहिए। तो किरण रिजिजू ने जब यह कहा कि उन्हें अपनी बाउंड्री में रहना चाहिए, हद में रहना चाहिए, तो सोचना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस चुपचाप उसे सुनता रहा। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस की औकात नहीं है कि वो उन्हें कुछ बोल सके। क्योंकि इसी सरकार ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया। वो नहीं तो सामान्य तौर पे हाई कोर्ट में जस्टिस बनता है, उसके बाद में प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट आता है, लेकिन उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया, जिसके बूते आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने बैठे हैं। और इसके बाद बताऊं कि उनके आने के बाद में अब क्या हो रहा है, आप इसका उदाहरण देखिए। तो जो काबिलियत की बड़ी कुर्सी पर बैठे लोग हैं, तो क्या वो काबिलियत से बैठ रहे हैं या वंशजों के जरिए बैठ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के चारण करके बैठ रहे हैं, यह सोचना पड़ेगा। इसका जब है तो जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जस्टिस यू ललित के पिता जो थे, यू आर ललित, वो हाई कोर्ट के एडिशनल जज हुआ करते थे। और उनके जो वो खुद हैं वो आपके सामने है। और उनका जो बेटा है श्री एस यू ललित, वो 2017 में उसने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की, रजिस्ट्रेशन कराया और 2019 में उसने प्रोफेशनल उसमें कदम रखा। और उसके बाद में आपको पता है 20 में पूरा अदालतें बंद रही और 21 से उसने काम शुरू किया। और उसके बाद में क्या होता है कि कोरोना के बाद में लॉकडाउन और सब कुछ 21-22 और सब ये हुआ, और 22 में जब पूरी तरह कोर्ट खुले तो उन्हें कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन देश के लाखों वकीलों के बावजूद उन्हें सबसे ज्यादा अनुभवी मानते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन वकीलों में से चुना जो काबिल वकील, सीनियर एडवोकेट के पैनल में उन्हें सीधे शामिल कर दिया। सीधे मतलब, इसका मतलब है परिवार से, वंश से, वंशवाद से, परिवारवाद से ही काबिलियत आती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस अपॉइंटमेंट के जरिए साबित कर दिया। और नैतिक और हर तरह से यह गलत भी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका बाप हो, उसी के कोर्ट में जाकर के एक सीनियर एडवोकेट की हैसियत से क्या उसके बेटे को प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या न्याय मिलेगा, क्या न्याय होगा, इस पर सवाल खड़ा हो। और शायद यही वजह है क्योंकि यू ललित अमित शाह के वकील रहे हैं, नरेंद्र मोदी के वकील रहे हैं, और उन्होंने तमाम मामलों में उनकी वकालत की है। और जब वकालत की है तो उनसे आप उम्मीद और क्या करें, यही एक सर। इसके बाद देखिए, कल नरेंद्र मोदी मंडी आते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी, और वहां पर आकर के एक रैली करते हैं। रैली स्थल पे 95% सीटें, 95% कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, कोई नहीं था। और जो चंद लोग थे, उस स्थिति में नरेंद्र मोदी बिल्कुल परेशान थे, हिले हुए थे कि आखिर ये क्या हो गया और ऐसे क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि 5 साल पहले जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी आए थे, तब उन्होंने वायदा किया था कि यहां पर जो सॉफ्ट ड्रिंक बनेगा उसके फलों के रस का वायदा किया था कि बीजेपी जब सरकार में आएगी तो वह कोका कोला, फैंटा, पेप्सी आज सॉफ्ट ड्रिंक में कम से कम 5% तक फलों का रस मिलाकर बाजार में लाएगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के फल उत्पादक किसानों को अपने फल बेचने के लिए बाजार की कमी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या,
हुआ ये कि वहां अदानी को पूरा उसका अख्तियार दे दिया, एकाधिकार दे दिया। और अदानी ने क्या किया, पहली बार तो सेब महंगी दाम पे खरीदे, दूसरी बार खरीदे, तीसरी बार से उन्होंने सेब का दाम गिरा दिया, और ऐसा गिराया कि अब आपका सेब कहीं का नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप वैसे बेच नहीं सकते थे, और उस तरह से आने के बाद में आपकी स्थिति, आपको फल का कीमत नहीं मिलेगी। तो मोदी जी ने जो ये कहा था, यही स्थिति आज वहां कांग्रेस के प्रचार का यही आधार बना है कि कोका कोला अपना फार्मूला कभी उजागर नहीं करता। तो यही बात पेप्सी के लिए भी कही जाती। फिर प्रधानमंत्री को कैसे पता कि कोका कोला की बोतल में 5% फलों का जूस मिलाने का वादा कर गए? ये इरादा क्या है? तो आप इन सारी बातों को समझेंगे तो ये जानेंगे कि किस तरीके से झूठ ही सिर्फ बोला जाता है और झूठ के सहारे खड़ा हुआ जाता है। अब इसके बाद आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर मॉडल लोगों को पसंद आता है, बुलडोजर जस्टिस पसंद आता है। तो इसी को लेकर के हमारे एक मित्र हैं सौमित्र राय, उन्होंने इसको लेकर के बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि तालिबानी न्याय व्यवस्था आखिर देश के लोगों को क्यों पसंद आने लगी है? क्योंकि तमाम अदालतें फेल हो रही, क्योंकि उन अदालतों में यू ललित जैसे जज बैठे हुए हैं। यू ललित एक उदाहरण है, क्योंकि सर्वोच्च पद पे बैठे, ऐसे तमाम जज बैठे हुए, और तमाम नहीं हजारों जज बैठे, और वही जज न्याय व्यवस्था को फेल कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले में हमने देख लिया उत्तराखंड में किस तरीके से भाजपा नेता के संस्कारी आर्य पुत्र पुलकित को के रिजॉर्ट में किस तरह से बुलडोजर चला करके सबूत नष्ट किए गए, और सबूत नष्ट करके फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे खेल किया गया। इसी तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम होता है। पुलिस माफिया और राजनेताओं की का ये गठजोड़ है जो कानून अपना काम नहीं कर पाता है, और वास्तविक कानून तो खत्म हो जाता है, उनका कानून बन जाता है। तो मामला रफा दफा करने का यही एक तरीका है, और वही किया गया। आपको याद होगा निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, सबने शोर मचाया था उस गैंगरेप में। मनमोहन सिंह सरकार ने बिल्कुल वही किया जो जनता चाहती थी, वही किया जो कानून के दायरे में था, और वही किया जो होना चाहिए था न्याय व्यवस्था में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, आखिरी दम तक पर्दे के पीछे रहकर अपराधी को बचाने की कोशिश करती है। आपको याद होगा बजरंग दल के उस दारा सिंह का नाम, जिसने उड़ीसा में गहम स्टेन स्वामी को किस तरीके से जिंदा जलाकर 2 बच्चों सहित मार डाला था। उम्र कैद हुई और कुछ साल बाद उनके अपराध को पुण्य मानकर जमानत दे दी गई। जब अपराधी को यह पता हो कि सत्ता और रसूख उसे बचा लेगा तो वो बेखौफ होकर अपराध करता है। यही वजह है कि भारत में रोजाना 90 बेटियों के साथ बलात्कार होता है। आप जब तक एक वाक्य बोल न पाए उससे पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। तो यह भारतवर्ष हो गया है। तो आप समझिए कि आप एक बात खत्म कर पाएंगे उसके पहले कितनी बच्चियों से बलात्कार हो। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर रोज, और ये वो संख्या है जिनमें एफआईआर दर्ज होती है, और जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है उन केसेस की संख्या 70% है। यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। एक हमारे मित्र हैं पत्रकार गिरीश मालवी, वो कहते हैं सब इनका झूठ पर टिका हुआ है। जेपी नड्डा ने क्या किया, मदुरई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मदुरई में बनने वाला एम्स का 95% काम पूरा हो चुका है, और उसको लेके इसी तरीके से अमित शाह ने पूर्णिया में जाके कहा कि यहाँ के हवाई अड्डे से ये प्लेन उड़ेंगे, ये उड़ेंगे। तो साहब जहां हवाई अड्डा भी आज तक बना ही नहीं, वो हवाई अड्डा कह रहे हैं बन चुका है। तो इस तरह से सरेआम झूठ बोला जाता है, इससे बड़ा और क्या सच। और इस सच को आप जानिए, तमिलनाडु के 2 सांसद वहां पहुंच गए, उन्होंने फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के जरिए दिखाया साहब ये तो अभी मैदान पड़ा हुआ है, एम्स है कहां, 95% बन जाने की बात कर रहे हैं, यहां तो एक ईंट आज तक नहीं रखी गई है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह सरकार ने 22 एम्स बनाने का वो किया था, और उसमें से तमाम का पैसा भी रिलीज कर दिया था, तमाम बने भी। लेकिन उसी पर नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने उन्हीं को ही रिफ्रेम करके 22 एम्स बनाने की बात घोषणा कर दी, और उसमें अधिकांश का काम उन्होंने कहा सारे
2021 तक पूरे हो जाएंगे। लेकिन 2021 में जब आरटीआई में जवाब मांगा गया तो पता चला कई जगह तो अभी काम ही नहीं शुरू हुआ है। जहां बिल्डिंग बनी है वहां अभी छोटी सी ओपीडी सिर्फ चल रही है और कुछ नहीं, स्टाफ तक नहीं है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण ने 15 मार्च 2022 को राज्यसभा में बताया कि कुल 19 एम्स हैं, जिनमें शिक्षकों के 4,209 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,998 पद ही भरे गए, मतलब 2,211 पद खाली पड़े हुए हैं। तो कुल पदों के लगभग आधे से अधिक पद जब खाली पड़े हो, उस स्थिति में आप समझ सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के 2,794 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 1,190 पद भी सिर्फ जो है वो खाली पड़े हुए हैं। जूनियर रेजिडेंट के जो है पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से जब इस तरह से स्थिति हो तो कैसा एम्स और क्या। और गैर जो शिक्षक कर्मचारियों के पद हैं वो 35,346 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से सिर्फ 17,800 पदों पर ही भर्ती हुई है और सब खाली पड़े हुए हैं। तो फिर झूठ बोलने का जब ये नियम चल पड़े तो कुछ भी बोलेंगे, और यही हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक सोशल मीडिया के जो है कार्यकर्ता है शशि शेखर, वो क्या कहते हैं, एक झूठी तस्वीर शेयर करके राहुल गांधी को बदनाम करने का करते हैं कि कर्नाटक की बच्ची को जिसने ये लगाया था, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था ओवैसी की सभा में, कहा राहुल गांधी उससे मिल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी वहीं के स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची से मिल रहे थे। तो इस सच को आप जानिए। तो इस तरह झूठ प्रचारित करते हैं। एक ऋषि बागची है और वो भी सोशल मीडिया के हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शामिल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ नशे की हालत में एक बार से बाहर निकल रहे हैं, जबकि रेस्टोरेंट का सारी चीजें वहां पर है, सीसीटीवी फुटेज है जो साबित करती है कि वहां पर बैठ के उन्होंने चाय पी और खाना खाया, हल्का नाश्ता किया। तो साहब इस तरह से झूठ है, और वहां पर इसको अल्ट न्यूज ने इसको बेनकाब किया तो उन्हें तकलीफ हो जाती, इसीलिए अल्ट न्यूज से उन्हें परेशानी होती है। तो यह सच है। इसके बाद में चरण चुंबक लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश का मीडिया चरण चुंबक है, इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रोज झूठ परोसा जाता है, किस तरह से नफरत को फैलाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बढ़ाया जाता है। उसी तरह तकलीफ तब हुई जब एन नारायण मूर्ति जो है, जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, उन्होंने जो बात कही उससे कि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के वो इतने बड़े संस्थापक रहे हैं और मनमोहन सिंह सरकार में वो सलाहकार भी रहे हैं, और इसके बाद में स्थिति है वो IIM अहमदाबाद के छात्रों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में आर्थिक गतिविधियां ठहर गई थी, निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। आप सोचिए, नारायण मूर्ति का मैं प्रशंसक इसलिए था क्योंकि वो गरीबी से उठ के वो और उनकी पत्नी ने एक कंपनी बनाई और देश को बनाया। में एक बड़ी IT कंपनी बना के खड़ी की, एक बड़ी अच्छी थी, बड़ा रोजगार देने वाली कंपनी। लेकिन जब उन्होंने किया तो मुझे धक्का लगा कि यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां देश ही नहीं विदेशों तक में चौतरफा विकास की यात्रा का परिचायक है। उसे किसी से सबूत लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब वो ये बात करते हैं तो ये लगता है कि वो किस जमाने में, कृषि क्षेत्र, निर्माण, सेवा, विकास दर, आज किस मामले में आप बात करेंगे कि उस समय भारत आगे नहीं बढ़ा। और इसके बाद जब वो ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि ऐसे लोग भी चरण चुंबक बन जाएंगे सत्ता के। शर्म आती। एक हमारे मित्र भी हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, गांधीवादी हैं, कनक तिवारी जी, पूर्व महाअधिवक्ता हैं। उन्होंने एक चीज कही, कांग्रेस की राजनीति को लेकर कही, जो राहुल गांधी और सब पर बार बार भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग जो हमला बोलते हैं, राहुल गांधी की भारत यात्रा पर हमला बोलते हैं, ऐसे लोगों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी ताकत नेताओं की आपसी सहमति भी रही है और असहमति भी रही है। तिलक और गोखले में कभी नहीं पटी, गांधी और सुभाष में नहीं पटी, नेहरू और पटेल में नहीं पटी, नरम दल और गरम दल में नहीं पटी, बाप बेटे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में नहीं पटी, और पति पत्नी के रूप में आचार्य कृपलानी और सुचेता कृपलानी में नहीं पटी। और तो छोड़िए, कांग्रेस का संस्कार था कि पुष्पों की गंधों की तुलना के लिए कीचड़ को निर्णायक नहीं बनाया गया। वहां पर गांधी ने कांग्रेस के खिलाफ अनशन करके कई बार जिहाद बोला
और इसके बाद में कहते हैं कि उनका मकसद था, गांधी कहते थे कि नेहरू से असहमति है तो झूठ नहीं कहते। विचारों से असहमत होने के बावजूद नेहरू के चरित्र हत्या जैसे को वो अपराध मानते थे। उनका मानना था कि नेहरू जैसा अच्छा और पवित्र और अच्छी सोच वाला नेता शायद कोई, तो व्यक्तियों नहीं विचारों के सहारे राजनीति की महानदी कांग्रेस बहती रही। उसने कभी दृष्टियों और छोटी बड़ी विकृतियों को जज्ब कर लिया। करोड़ों की प्रतिनिधि बुनियादी तौर पर सोच की पार्टी बनी। उसके निर्माताओं का विचार बहस जो है, उसके अलावा एक दूसरे से चीजों को लेकर के भिड़ना और सवाल उठाना रहा। किताबों से सरोकार रहा। कांग्रेस बनिए का बही खाता कभी नहीं रहा। जैन डायरी कभी नहीं रही जिसमें काला और सफेद का हिसाब किताब लिखा जाता रहा हो। उसकी स्थिति ये थी कि जो है सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं। लोकमान्य तिलक सबसे बड़े विचारक थे और उन्होंने जो दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कांग्रेस ने उसे अंदर भी स्वीकारा और बाहर भी स्वीकारा। अंग्रेजों की छाती पर उन्होंने सांप चलाया। उन्होंने गणेश पूजा का उत्सव महा उत्सव बनाया और उसे आगे बढ़ा करके किस तरीके से किया। काला पानी की सजा में गीता रहस्य जैसी अद्भुत कृति की रचना करते हैं वो। प्रागैतिहासिक काल की उत्पत्ति दी अर्कांटिक होम इनकी वेदाज भी तिलक का ही स्थापित है और श्रेष्ठ बुद्धिजीवी जन नेता भी हो सकते हैं। यही कांग्रेस ने दिखाया। तो यह है तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में लिखा। नेहरू ने विश्व के लेखकों के बीच अपना सम्मानजनक स्थान बनाया। नेहरू परिवार के खर्च का मुख्य स्रोत उनकी किताबों की रॉयल्टी रहा है। मौलाना आजाद रहे हो, उर्दू और फारसी के अरबी के प्रवर्तक रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी पर एक अधिकार था और वो जिस तरीके से करते थे। उसके बाद युवा पीढ़ी के आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और बड़े विचारक रहे। डॉक्टर पट्टाभी, सीता रमैया, श्रीनिवास शास्त्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य जेबी कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, ये सारे लोग हैं जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के ही खिलाफ तमाम बार आवाज उठाते थे और इवन उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा भी कई बार। तो ये लोग थे जो कांग्रेस से अलग भी हुए और मगर जो है नीतिगत रूप से हृदय के रूप से कांग्रेस के थे और कांग्रेस की विचारधारा से बाहर नहीं जा सके। विचारक निजता के बावजूद संगठन के लिए समावेशी थे। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और निशस्त्रीकरण का आविष्कार कर प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं विश्व स्तर के पर अपना स्थान खड़ा किया और विश्व नेता बने, विश्व गुरु बने। 122 देश उनके पीछे खड़े होते थे। तो वो गांधी नेहरू थे। भ्रष्टाचार के वो खिलाफ थे। मुकम्मिल भ्रष्टाचार वो दफा करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए सदैव लड़ते रहे, आखिरी क्षण तक लड़ते रहे और उन्होंने गांधी के सिद्धांत को अपनाया। तो इस तरह से उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन देश की प्रगति से समझौता भी नहीं किया। तो ये समझिए, सत्ता के लिए चारण नहीं किया। उनके अपने नेता उनके खिलाफ जो है सदन में बोलते थे और उन्हें इसकी छूट थी, सदन के बाहर बोलते थे। और नेहरू ही हैं जिन्होंने अपने खिलाफ खुद एडिटोरियल लिखा था छद्म नाम से, यह बात भी जानते हैं। तो वह कांग्रेस, इसीलिए राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि विचारों के नाम पे हत्या हो रही है, लिंग के नाम पर हत्या हो रही है और जो है भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है और सामाजिक आर्थिक असमानता बिल्कुल आसमान की तरह से धरती के बीच की खाई खड़ी कर रही है। और इस स्थिति में तो निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि राहुल गांधी से डर कर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह झूठे हमले कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। उनके मंत्रियों से लेके, बड़े बड़े सीनियर मंत्रियों से लेके छोटे कार्यकर्ता तक कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी बगैर डरे, बगैर कुछ किए आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारत जोड़ने का काम वो मुकम्मिल तौर पर कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। उन्हें जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो उनका स्वागत मिल रहा है, वो उनके लिए बड़ी चीज है। और जगह जगह लोग भाषा समझे न समझे, राहुल जी राहुल जी राहुल जी कहते हुए, यही नेहरू, गांधी और कांग्रेस
और इस कांग्रेस ने देश को आजाद किया। तो मैं कांग्रेस को सलाम करते हुए, उसके महान इतिहास को सलाम करते हुए कहता हूं, झूठ चाहे जितना बोल ले, कांग्रेस खून में है, रग रग में है। आप परिवार की बात करते हो लेकिन परिवारवाद करते हो। कांग्रेस परिवारवाद नहीं करती बल्कि परिवारों को जोड़ती है, आप तोड़ते हो। आप उनके साथ बलात्कार करते हो, वो उनको राहत देते हैं, मलहम लगाते हैं। तो यह आप में और उनमें अंतर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।